नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास एनालिसिस सेशन में। देखिए, एक अनुभवी टीचर होने के नाते मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि सफलता का असली सीक्रेट और कुछ नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत है। और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं 9 मई की सेकंड शिफ्ट के एसएससी जीडी एग्जाम का एकदम 100% ऑथेंटिक और लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन। बिना किसी लाग लपेट या फालतू की बातों के हम हर उस सवाल की गहराई में जाएंगे जो इस शिफ्ट में पूछा गया था। तो अपना पूरा फोकस यहीं रखिए और चलिए इस एकदम सटीक और टू द पॉइंट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था। संवैधानिक स्रोतों में सबसे पहला और फेवरेट सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं। इसका सीधा सा जवाब है आयरलैंड। और नोट्स में यह भी एकदम साफ साफ लिखा है कि आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था। याद रखिएगा, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आते हैं। इनका मेन टारगेट क्या है? समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और एक कल्याणकारी राज्य बनाना। इसके साथ ही भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, जिसे हम बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं, उन राज्यों के बारे में पूछा गया था। ये 6 राज्य बिल्कुल उंगलियों पर रटे होने चाहिए: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन्हें बस ऐसे ही याद कर लेना है। अब इस बेहद अहम प्रोसेस को समझते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये अनुच्छेद 61 के तहत आता है। इसके स्टेप्स एकदम क्लियर हैं। सबसे पहले प्रस्ताव की शुरुआत करने के लिए कुल सदस्यों के 1/4 यानी 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए। इसके बाद 14 दिन पहले एक लिखित नोटिस देना जरूरी है। और फाइनली प्रस्ताव को पास करने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इस महाभियोग का इकलौता आधार क्या है? ध्यान दीजिए, ये केवल और केवल संविधान का उल्लंघन होने पर ही लाया जा सकता है। बस यही की पॉइंट्स दिमाग में बैठा लीजिए। जो है इतिहास और कला संस्कृति। यहां से कुछ बहुत ही दिलचस्प, प्राचीन और जनजातीय तथ्य पूछे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता से ये एक बहुत ही सीधा और शानदार सवाल था। कांसे की नर्तकी यानी ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहां से मिली? उत्तर है मोहनजोदाड़ो, जो कि आज के समय में सिंध, पाकिस्तान में है। अब एग्जाम में पूछे गए इसके एकदम सटीक स्पेसिफिकेशन सुनिए। इसके खोजकर्ता थे अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने इसे 1956 में खोजा। इसे बनाने की जो टेक्निक इस्तेमाल हुई थी उसे लुप्त मोम तकनीक या लॉस्ट वैक्स कैस्टिंग कहते हैं। इसका साइज 10.5 सेंटीमीटर है और आज की डेट में ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इसका हर एक पॉइंट एग्जाम के नजरिए से बहुत ही क्रूशल है। अब चोल काल में जो भूमि दान दी जाती थी, उनके ये नाम तो बिल्कुल रट लीजिएगा। चोल शिलालेखों के अनुसार विद्यालयों यानी स्कूलों के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शालाभोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई करमुक्त भूमि ब्रह्मदया कहलाती थी। मंदिरों को जो भूमि गिफ्ट में दी जाती थी वो देवदान थी। गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि वेलन वागई कहलाती थी और जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहते थे। परिभाषा पूछने वाले या मैच द कॉलम वाले प्रश्न सीधे यहीं से उठते हैं। आर्ट और कल्चर में इन 2 उत्सवों की आपस में अच्छी खासी तुलना पूछी गई थी। पहला है भगोरिया नृत्य उत्सव। ये मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर इलाके का त्योहार है। टाइमिंग की बात करें तो ये होली से ठीक 1 सप्ताह पहले यानी फाल्गुन महीने में मनाया जाता है और ये अपने खास हाट बाजार और युवाओं के स्वयंवर के लिए काफी फेमस है। वहीं इसके सामने लारूकाज उत्सव के बारे में पूछा गया था कि यह किस जनजाति का उत्सव है। इसका एकदम सटीक जवाब है गोंड जनजाति। दोनों का ये अंतर आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 3 का, भूगोल और अर्थशास्त्र। सबसे पहले करंट ज्योग्राफी का एक सीधा सा फैक्ट देख लेते हैं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला, जो कि छत्तीसगढ़ में है, उसे भारत का 56वां बाघ अभयारण्य यानी 56 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स के उस एवरग्रीन सवाल पर। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर किन फसलों पर दिखा? जवाब है गेहूं और चावल। इसका पूरा ब्रेकडाउन देखिए। इसका समय काल था 1960 का दशक, स्पेसिफिकली 1965 से 1968। मेन एरियाज थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और इसके जो मुख्य पिलर्स थे वो थे HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, रासायनिक उर्वरक और बेहतरीन सिंचाई। वैसे इसे गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र के ये 2 फॉर्मूले एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे पूछ लिए गए थे। पहला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP।
एनएनपी कैसे निकलता है? इसके लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है। मूल्यह्रास का सीधा सा मतलब है मशीनरी या बिल्डिंग में होने वाली टूट-फूट या घिसावट। दूसरा फॉर्मूला था वैयक्तिक प्रयोज्य आय यानी पीडीआई का। इसका सटीक फॉर्मूला है व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष कर और गैर कर भुगतान को माइनस कर देना। आसान भाषा में कहें तो ये किसी इंसान की वो इनकम है जिससे वो फाइनली खर्च कर सकता है या फिर बैंक में बचा सकता है। अब जनगणना 2011 से दो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। सबसे पहले साक्षरता की क्या परिभाषा दी गई है? साक्षर वो है जिसकी आयु 7 साल या उससे ज्यादा हो और जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सके। दूसरा सवाल काम करने की अवधि के आधार पर श्रमिकों के बंटवारे का था। इसे 183 दिन या 6 महीने के रूल से डिवाइड किया गया है। जो मुख्य श्रमिक हैं यानी मेन वर्कर्स, वो साल में 6 महीने या 183 दिन या उससे ज्यादा काम करते हैं, और सीमांत श्रमिक यानी मार्जिनल वर्कर्स वो हैं जो साल में 183 दिन से कम काम करते हैं। रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, जो है जनरल साइंस। बायोलॉजी में ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क के भागों और उनके कामों पर सवाल था। इसे बिल्कुल सटीक रूप से याद कर लीजिए। सवाल था कि दिमाग का कौन सा हिस्सा स्वैच्छिक क्रियाओं यानी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सही जवाब है प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है जो चलना, लिखना जैसी स्वैच्छिक क्रियाओं की प्लानिंग करता है और मोटर कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। दूसरा है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, जिसका काम है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखना और हर मूवमेंट की सटीकता तय करना। और लास्ट में है मेडुला, जो अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि सांस लेना और दिल का धड़कना, इन सबको कंट्रोल करता है। यहां हमारे पास साइंस और स्पोर्ट्स के दो बिल्कुल अलग अलग फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान 7 से कम है तो उसका नेचर कैसा होगा? एकदम क्लियर है, वो अम्लीय यानी एसिडिक होगा। 7 पर चीजें न्यूट्रल या उदासीन होती हैं और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय हो जाती हैं। इसके बाद एक स्पोर्ट्स हिस्ट्री का बहुत ही स्पेसिफिक सवाल था। आधुनिक गोल्फ के लिखित नियमों और पहले गोल्फ क्लब के बनने का साल कौन सा है? इसका सटीक उत्तर है 1744। उस वक्त जेंटलमैन गोल्फर्स ऑफ लीथ ने इसके 13 नियम लिखे थे। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे नंबर दिलाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, करंट अफेयर्स, जहां हम योजनाएं और सम्मेलन देखेंगे। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल था कि ये पहल किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू की? उत्तर है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। अब इस अभियान की जो सटीक तथ्य एग्जाम में दिए गए थे उन्हें वैसे ही देखिए। इसका लक्ष्य 2023 तक भारत को पूरी तरह बाल विवाह मुक्त बनाना है। इसका औपचारिक लॉन्च 4 दिसंबर 2025 है और इसका जो 100 दिनों का अभियान है वो 27 नवंबर 2025 से 8 मार्च 2026 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक चलेगा। बस इन फैक्ट्स और तारीखों को ऐसे ही दिमाग में सेट कर लीजिए। 2023 के 18वें G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े ये डिटेल्स बहुत खास हैं। इसकी मेजबानी हमारे भारत ने की। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसका सबसे बड़ा हाईलाइट जो एग्जाम्स में बार बार आ रहा है वो ये है कि इसमें अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। और अब हमारा आखिरी और सबसे स्कोरिंग सेक्शन, सामान्य हिंदी और गणित। हिंदी ग्रामर के ये सवाल एकदम डायरेक्ट थे। शुद्ध वर्तनी में पूछा गया शब्द था आवारा। वाक्यांश के लिए एक शब्द में जिस व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त कहते हैं। संधि विच्छेद की बात करें तो सदाचार का सही विच्छेद है सत प्लस आचार, जो कि एक व्यंजन संधि है। और त्रुटि पहचान वाले हिस्से में एक वाक्य दिया गया था। उसने लिखा कि लक्ष्मण को इस वाक्य में सर्वनाम त्रुटि यानी प्रोनाउन एरर पाई गई थी। ये ग्रामर की वो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो अक्सर मेरिट तय करती हैं। हिंदी सेक्शन में ये प्रशासनिक शब्दावली यानी एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स भी पूछे गए थे। इनके हिंदी अर्थ बिल्कुल ऐसे ही याद रखने हैं। समीक्षा का अर्थ है समीक्षा, यानी किसी काम या फाइल का बहुत गहराई से परीक्षण करना। नोटिंग का अर्थ है टिप्पणी, जो कि किसी अधिकारी द्वारा दिए गए छोटे सुझाव होते हैं। ड्राफ्टिंग का मतलब है प्रारूपण, यानी किसी लेटर या ऑर्डर का कच्चा मसौदा तैयार करना। और रिपोर्ट का अर्थ है प्रतिवेदन, जो किसी जांच या घटना के बाद का फॉर्मल विवरण होता है। पहला सवाल एक खराब घड़ी का था। सुबह 7 बजे मिलाई गई घड़ी हर 5 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है। पूछा गया था कि शाम 7 बजे इसका सही समय क्या होगा।